नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में लगातार अवरोध पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की चिंता। बाधा डालने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा की तर्ज पर कड़े नियमों की बताई जरूरत। गतिरोध तोड़ने के लिए आज हो सकती है सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रियों सांसदों को नसीहत। कहा, जनता को गिनाएं सरकार की उपलब्धियां, संसद में कामकाज रोकने के विपक्ष के तरीकों को भी करें उजागर। संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की सिफारिश। समय से पहले भंग न की जाए सरकारें। गुवाहाटी हाईकोर्ट के दखल के बाद अरुणाचल में कांग्रेस को फौरी राहत। राज्यपाल जेपी राजखोवा के आदेश पर लगी रोक। मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने दखल के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। और आतंकी संगठन आईएस के आर्थिक स्रोतों को रोकने का प्रस्ताव मंजूर। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में आम सहमति से फैसला। मददगारों पर लगेगी पाबंदी। राज्यसभा में विपक्ष के लगातार अवरोध के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने पर सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कड़े नियम बनाए जाने की जरूरत बताई है। सभापति के कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को उन्होंने राज्यसभा की नियम समिति से लोकसभा की तर्ज पर कड़े नियम बनाने के लिए विचार करने को कहा है। लोकसभा में अवरोध डालने वाले सांसदों को अध्यक्ष नियम 370 के तहत किसी समय सीमा के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नियम नहीं है। राज्यसभा में सभापति अवरोध पैदा करने पर सांसद को नियम 255 के तहत नामित कर सकते हैं, जिससे वो उसी दिन के लिए कार्यवाही से बाहर रहेगा। इससे ज्यादा के लिए सरकार को प्रस्ताव लाना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राजनीतिक दलों से इस बारे में अपने विचार देने को भी कहा है। सभापति का मानना है कि कार्यवाही में गतिरोध से आसन की छवि पर असर पड़ता है। गुरुवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी सभापति ने सांसदों से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। नियमों के लिए अगले हफ्ते ही राज्यसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक हो सकती है। सदन में जारी गतिरोध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही हामिद अंसारी से मुलाकात की थी। सरकार आज सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। संसद में विपक्ष के अवरोध के चलते अहम बिलों के अटकने से चिंतित सरकार के मंत्री अब जनता के बीच जाकर सफाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ ऐसा ही तय हुआ। प्रधानमंत्री ने बैठक में मंत्रियों से कहा कि सरकार जो कुछ कर रही है उसे लेकर आशावादी रहना चाहिए और विपक्ष के हमलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि विपक्ष का अभियान झूठ पर आधारित है। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें सहयोगी दलों के मंत्रियों के साथ राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और मनोहर पर्रिकर जैसे वरिष्ठ बीजेपी के मंत्री भी थे। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के दूसरे हफ्ते से सरकार के मंत्री और सांसद पूरे देश में जाकर संसद के कामकाज रोकने के विपक्ष के तौर तरीकों के बारे में लोगों को बताएंगे, जिनकी वजह से कई विधेयक अटके हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों से सीधे जुड़ने और सरकार की उपलब्धियां बताने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा करने के लिए भी कहा है। दरअसल संसद में नेशनल हेराल्ड सहित कई दूसरे मुद्दों पर अवरोध के चलते सरकार की जीएसटी सहित कुछ अहम बिल पास कराने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। शीतकालीन सत्र भी 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जाने का मुद्दा एक बार फिर उठा है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत और विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने कल पेश हुई रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने इसकी पुरजोर वकालत करते हुए कहा है कि इससे स्थिरता आएगी और दोनों का कार्यकाल साथ साथ पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। समिति के समक्ष तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इसे अच्छा विचार बताया है, लेकिन
साथ ही ये नोट में भी कहा गया है कि इसे लागू करना बेहद मुश्किल होगा। ईएमएस नचियप्पन की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सिफारिश में कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में बार बार चुनाव लोगों और सरकारी प्रशासनिक तंत्र को थका देता है और इसे कम करने से समाधान मिल सकता है। समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसके मुताबिक कुछ विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा की मध्यावधि में और बाकी के लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर कराए जाएं। उसके मुताबिक प्रस्तावित पहला चरण नवंबर 2016 में हो सकता है। भूमि अधिग्रहण विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति एक बार फिर समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग कर सकती है। लोकसभा ने समिति का कार्यकाल बीते 30 नवंबर को ही इस सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक समिति अब बजट सत्र के पहले दिन तक कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर सकती है। बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति की दलील है कि काफी कम राज्यों और प्रतिनिधियों ने अपनी राय समिति तक पहुंचाई है, इसलिए कार्यकाल बढ़ना चाहिए। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में अब से 4 दिन बाकी रह गए हैं। समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए लोकसभा में नया प्रस्ताव जल्द ही पेश हो सकता है। 30 नवंबर को लोकसभा में जब प्रस्ताव आया था तो विपक्षी कांग्रेस सहित कई दलों ने समिति के कार्यकाल बढ़ाने पर आपत्ति जताई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साफ किया था कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर अध्यादेश को चौथी बार नहीं लाएगी। भूमि बिल के कई प्रावधानों पर भारी विरोध के बीच ये अध्यादेश 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल विधानसभा की कार्यवाही पर 2 फरवरी तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 2 दिनों के अंदर लिए गए सभी निर्णयों को भी रोक दिया है। इससे पहले विधानसभा की बैठक में टुकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करके कालिखो पुल को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अरुणाचल के मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। विधानसभा परिसर की बजाय अरुणाचल में लगातार दूसरे दिन विधानसभा की बैठक ईटानगर के एक होटल में हुई। नाटकीय अंदाज में मौजूदा मुख्यमंत्री नबाम टुकी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसे बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने पेश किया। बाद में कांग्रेस की मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इससे आगे बढ़ते हुए 33 विधायकों ने कांग्रेस के बागी विधायक कालिखो पुल को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया। इनमें कांग्रेस के 20 बागी विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। हमारा टॉप प्रायोरिटी सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर होगा, मेंटेनिंग पीस। हमारा अरुणाचल का कैपिटल सबसे और एक सिंबॉलिक एक स्टेट बनाएंगे, सबसे ब्यूटीफुल स्टेट बनाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया का नबाम टुकी और उनके 26 विधायकों ने बहिष्कार किया। टुकी ने पूरी प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। टुकी ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के मुताबिक राज्यपाल सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। इसके विपरीत राज्यपाल ने खुद ही सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। जो फैसले गवर्नर साहब ने किए हैं वो एक तरफिया हैं और किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में हैं और उसी आधार पे हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि वो फैसले पर अमल नहीं होगा। जो भी फैसले हुए हैं उस पे अमल नहीं होगा। इससे पहले बुधवार को विधानसभा परिसर सील होने के बाद सदन की बैठक सामुदायिक भवन में हुई थी। इसमें मौजूदा स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। पारित प्रस्ताव पर 33 विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी अरुणाचल का मुद्दा उठा। राज्यसभा में कांग्रेस ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला सभापति लेंगे। लगातार तीसरे दिन राज्यसभा में अरुणाचल में चल रहे राजनीतिक उठापटक को लेकर गतिरोध रहा। कांग्रेस ने नियम 167 के तहत अरुणाचल के राज्यपाल जेपी राजखोआ के कामकाज पर चर्चा की मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा भवन के बाहर सदन की कार्यवाही चलाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। ये खतरे की घंटी एक स्टेट के लिए नहीं है, सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है कि विधानसभा अब किसी प्राइवेट घर में भी हो सकती है और उस प्राइवेट घर में
डिप्टी स्पीकर स्पीकर को हटा सकता है। कांग्रेस को लेफ्ट और जेडीयू का पुरजोर समर्थन मिला। जेडीयू सांसद शरद यादव ने राज्यपाल पर अरुणाचल में संवैधानिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया। What is happening is absolutely anti-democratic. That is something we have to give our opinion that we cannot accept it. कि एक चुनी हुई सरकार को एक गवर्नर बैठ करके, और गवर्नर कौन है? सरकार को जो है वो इस पे इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में तत्काल आपको कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी विधानसभा के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। असेंबलीज की एक्टिविटीज पर किसी भी रूप में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। विपक्ष की तत्काल चर्चा की मांग को खारिज करते हुए उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मसले पर सभापति फैसला करेंगे। This is a substantive motion to discuss the conduct of the governor, and this is being examined by the honorable chairman, and the chairman will take a decision whether it to be discussed or not. इस मसले पर प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned till 2 p.m. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी इस मसले पर गतिरोध बरकरार रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। House is adjourned up to 3 p.m. 3 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने अरुणाचल में हो रही हलचल के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गतिरोध रुकता न देख उपसभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। House stands adjourned till 11 a.m. on Friday, the 18th December 2015. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए से जुड़े आम आदमी पार्टी के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार और डीडीसीए ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उधर कांग्रेस ने आरोपों की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग दोहराई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि डीडीसीए विवाद के जरिए असली मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने करीबी अधिकारी को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं, और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। डीडीसीए ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा कि पैसे के लेन देन में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कुछ भी छुपाना भी नहीं चाहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये सिविल वर्क का था, यानी सिर्फ ढांचा है। अब ढांचे में खाली स्टेडियम नहीं बन जाता है, ढांचे के अलावा फिर बहुत सारी नई चीज़ें उसके अंदर और जुड़ती हैं, और ये सब जब हम मिलाते हैं तो टोटल जो है वो 114 करोड़ रुपया बना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सीबीआई छापेमारी करवाकर डीडीसीए जांच से जुड़ी फाइलों को खंगाला गया है। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई, और रेड कर डीडीसीए की फाइलें की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे वो सब चीजें लिखी हुई। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की बात दोहराई है। जेपीसी की जो मांग है कांग्रेस की, वो बिल्कुल सही है। इस तरह के झूठे किस्से कहानियों के आधार पर जेपीसी नहीं बनती, जेपीसी नहीं बनेगी। इस्तीफे का सवाल पैदा नहीं होता, इस्तीफा कतई नहीं होगा। उधर सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन भी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से पूछताछ की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो। कई पार्टियां ये कह रही हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये बीजेपी सरकार का हवाई प्रोजेक्ट है। केंद्रीय सरकार तो अपने पैसे तो दे ही रहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेवेन्यू स्ट्रक्चर से उसे सपोर्ट करे। लेकिन सवाल करने का माहौल वही क्रिएट नहीं करने दे रहे। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि कुछ भी बहाना बन के संसद को नहीं चलने देना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन समय की मांग के हिसाब से मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के पास प्रतिभाशाली दिमाग और विश्व स्तरीय संस्थान हैं। राष्ट्रपति ने सुझाव गुरुवार को दिल्ली में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एजुकेशन पर आयोजित राउंड टेबल चर्चा के दौरान दिए। चर्चा में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, स्नैपडील के सह संस्थापक कुणाल भल सहित कई दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच वक्त बिताया। पिचाई ने छात्रों के साथ अपने अनुभव बांटे। उन्होंने कहा कि भारत में बदलाव की संभावना बहुत है। गुरुवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि भारत एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है। There are probably a set of structural reasons why it hasn't fully happened yet, but those barriers are slowly going away. पिछले साल अगस्त में गूगल का सीईओ बनने के बाद पिचाई पहली बार 2 दिनों के लिए भारत आए। उन्होंने बताया कि जल्द ही भारत एंड्रॉयड यूजर्स के मामले में अमेरिका को पछाड़ देगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट के लाइव स्कोर और वीडियो अपडेट्स भी गूगल उपलब्ध कराएगा। इससे पहले बुधवार को पिचाई ने भारत के लिए कई घोषणाएं भी की थीं, जिसमें अगले साल तक भारत के 100 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने, हैदराबाद में गूगल के नए कैंपस की शुरुआत करने, गांवों तक इंटरनेट की पहुंच बनाने और 20 लाख एंड्रॉयड डेवलपर्स को ट्रेनिंग देने की बातें शामिल थीं। गूगल भारत में प्रोजेक्ट लून भी शुरू करेगा, जिसके तहत गूगल बैलून के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। पिचाई ने गूगल की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की। We'll be able to, in a learned way, build systems which automatically learn and do things, and that is, we already do it today. सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के मालदा में पिछले 10 घंटों में 7 नवजात शिशुओं की मौत से हड़कंप है। बच्चों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। रोते बिलखते परिवार वाले, निढाल होती माताएं। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की, जो एक बार फिर नवजात शिशुओं की मौत को लेकर सुर्खियों में है। इस अस्पताल में 10 घंटे में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है। बच्चों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। डेली एकदम বাচ্চাই মরছে এখানে 3-4টা করে চিকিৎসা ভালো করছে না। এখান থেকে আমি বলছি কি রিটার্ন করুক ডাক্তারকে, আবার নতুন নিয়ে আসবে ডাক্তার। এটা কেন সরকারি হসপিটাল আছে কি ওরা। मरने वाले शिशुओं की उम्र महज 1 से 28 दिन के बीच है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर बच्चे जन्म के वक्त कम वजन, कुपोषण और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। যদি আমরা সেটা যদি হয়ে থাকে এটা সঠিক কিনা সেটা আমরা ইনকোয়ারি করব। যদি সঠিক যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা পদক্ষেপ নেব, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেব। नवजात शिशुओं की मौत को लेकर पहले भी अस्पताल सुर्खियों में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने वाले लेखकों ने इनाम में मिली राशि का चेक भी लौटा दिया। हालांकि समिति ने कहा है कि उसके पास सम्मान वापस लेने के लिए कोई नियम नहीं है। इस बीच अकादमी ने इस साल के पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी है। अब तक 35 लेखकों ने अपनी इनामी राशि साहित्य अकादमी को लौटा दी है। हालांकि अकादमी के सचिव के.एस. राव ने कहा है कि किसी भी चेक को बैंक नहीं भेजा गया है। सब चेक ऐसे रखा गया, जब चेक डिपॉजिट नहीं किया तो उनका ही अकाउंट में रहता है। उन लोगों ने लिखे हमें भेजा गया है, लेकिन हमने अभी तक वापस नहीं लिया है और लेंगे भी नहीं। साहित्य अकादमी ने आज 23 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा भी की, जिनमें 6 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 2 निबंध संग्रह, 2 नाटक, 2 समालोचना और संस्मरण के लिए पुरस्कार दिए गए। हालांकि बंगाली के लिए अभी पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। 24 languages, but today we have announced only 23 due to some technical reasons. Bengali award we couldn't able to announce today, but very soon we will take the decision on the Bengali award. इसके अलावा साहित्य अकादमी ने कालजयी और मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए श्रीकांत बहुलकर को भाषा सम्मान दिए जाने की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन IS के आर्थिक स्रोत को रोकने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने आम राय से इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूर किया। ये 1999 के उस प्रस्ताव पर आधारित है जो सबसे पहले अलकायदा के खिलाफ पारित किया गया था। प्रस्ताव में सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वो इस्लामिक स्टेट को होने वाली आमदनी को रोकने के लिए तेजी से और निर्णायक कदम उठाएं। प्रस्ताव में ऐसे उपाय करने की अपील की गई है ताकि IS को तेल और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करने से रोका जा सके। सुरक्षा परिषद में ऐसा ही प्रस्ताव इस साल फरवरी में पारित किया गया था, लेकिन राजनयिकों ने नियमित रूप से उसके उल्लंघन की शिकायतें की। अब जो भी व्यक्ति या समूह IS की मदद करेगा उस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू होंगे। The UN has mechanisms for reporting on the compliance with resolutions. I think our view is the UN mechanisms should be put to work, and that we as finance ministers should be prepared to have additional discussions so that we can make sure that the actions that are called for to stop the flow of funds are all taken. IMF प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड को 2008 के एक मामले में लापरवाही बरतने के मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। लेगार्ड पर फ्रांस के एक उद्योगपति बर्नार्ड टेपी को सरकार की तरफ से 40 करोड़ यूरो के भुगतान में लापरवाही बरतने का आरोप है। लेगार्ड उस समय फ्रांस की वित्त मंत्री थी। उनके कार्यकाल के दौरान उद्योगपति बर्नार्ड टेपी को सरकार की तरफ से बड़ा भुगतान किया गया था। करीब 9 साल के बाद अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ऐलान का अमेरिकी बाजारों पर अच्छा असर दिखा, लेकिन भारत पर इसके असर को लेकर सरकार और अर्थशास्त्री एकमत नहीं हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार में कारोबार ज्यादातर समय एक सीमा के भीतर रहा और ये बढ़त अंत में आई। जानकारों के मुताबिक शेयर बाजार की बढ़त से विदेशी निवेशकों के रुख का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण सूचक जैसे सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरा और चांदी में भी प्रति किलो करीब 350 की गिरावट देखने को मिली। हालांकि सरकार ने भारत पर कोई बड़ा असर पड़ने से इनकार किया है। Yes, the US, 25 basis point increase is something that concerns the Indian economy, but we are very confident that global confidence in the Indian economy will remain robust. All the indicators point to macroeconomic indicators of India being very, very positive. Really well cushioned on the macroeconomic side. So inflation is coming down. Our fiscal deficit situation is very good. External situation is also robust. The impact on India should be relatively minimal. Yeah. सरकार के इस बयान से कई कारोबारी पूरी तरह सहमत नहीं हैं। Since the hike is only 25 basis points, so there could be a very small rally, relief rally in our stock markets. Secondly, dollar would become costlier. ब्याज दर बढ़ने से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से डॉलर बाहर जाने की आशंका पैदा होती है, जिसका सीधा असर रुपए की कमजोरी और आगे जाकर महंगे आयात के रूप में दिख सकता है। Although I think other factors are even more important. I think, for example, the rebalancing in China away from importing commodities is having a bigger effect on emerging markets by far. It takes time for monetary policy actions to affect future economic outcomes. जेनेट येलेन के फेड प्रमुख बनते ही अमेरिका में कड़े आर्थिक कदमों की आशंका लगाई जा रही थी। इस बीच देश के विकास दर भी अनुमान से ज्यादा रही और बेरोजगारी में गिरावट आई, जिसने फेड को दरों में बढ़ोतरी का एक कारण दे दिया। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हैं। मध्य पूर्वी देश आतंकी और राजनीतिक हलचलों का सामना कर रहा है। अफ्रीका से मांग की उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा। चीन ने उत्पादन के स्तर को बरकरार रखने के लिए पिछले साल नवंबर से लेकर ब्याज दरों में 6 बार कटौती की है। यूक्रेन विवाद को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रहे आर्थिक छद्म युद्ध का नतीजा है कि कच्चा तेल लगातार गिरावट के रिकॉर्ड बना रहा है। कुल मिलाकर कहें तो वैश्विक मांग में कमी आई है और ये भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और क्यूबा के बीच सुधरते संबंधों के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों के बीच हवाई संबंध बहाल करने का फैसला किया है। बीते 50 साल की कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए दोनों देशों ने यह फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद है।
हालांकि अभी भी अमेरिकी नागरिकों को क्यूबा जाने के लिए कई अवरोधों से गुजरना होगा। हाल में दोनों देशों ने संबंध सुधारने की दिशा में कदम उठाए हैं। मशहूर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की याद में कल संसद भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु से आए स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। समारोह में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और स्मृति ईरानी के अलावा कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने शिरकत की। तिरुकरल गाते ये बच्चे मकसद रहा तमिल साहित्य के मशहूर कवि तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्करल से देश को रूबरू कराना। When we encourage the literature of South, or when we study other languages of the country, then it automatically promotes national integration. तिरुकरल एक प्राचीन काव्य रचना है जिसे करीब 2000 साल पहले तिरुवल्लुवर ने लिखा था। ये रचना जीवन के हर पहलू के बारे में है। कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने किया है। Tirukkural should be made to be translated to all Indian languages, should be made in all the libraries across the country. That really brings the national integration. केवल तुलसीदास और वाल्मीकि भारत के प्रतिनिधि नहीं हो सकते जब तक हम आंडाल, तिरुवल्लुवर, सुब्रमण्य भारती, वेलु नाचियार को भी साथ में नहीं जोड़ें। उद्देश्य ये है कि भारत को जाने। इस दौरान तमिल भाषा के कई साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया। वहीं तमिलनाडु से आए स्कूली बच्चों में इस समारोह को लेकर खासा उत्साह दिखा। It's a new experience, a good exposure. It's great. I'm so proud to be an Indian. हिंदुस्तानी कहने में मुझे गर्व है। मुझे very excited and no words to tell. कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। सरकार की कोशिश है कि साहित्य के जरिए भारत के सभी राज्यों को और करीब लाया जाए। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी से तापमान में तेजी से गिरावट हुई है। शिमला में कल का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा, जबकि मनाली में 0 से 3 डिग्री नीचे तापमान दर्ज किया गया। पहाड़ों का असर मैदान में भी दिख रहा है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। कल दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे की वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे की काफी ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश जो है वो कोल्ड वेव कंडीशन की ग्रिप में है राइट नाउ। तो ये जो कोल्ड वेव कंडीशन है वो अगले 2-3 दिन कंटिन्यू प्रिवेल कर सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में लगातार अवरोध पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की चिंता। बाधा डालने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा की तर्ज पर कड़े नियमों की बताई जरूरत। गतिरोध तोड़ने के लिए आज हो सकती है सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रियों सांसदों को नसीहत। कहा, जनता को गिनाएं सरकार की उपलब्धियां। संसद में कामकाज रोकने के विपक्ष के तरीकों को भी करें उजागर। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की सिफारिश। समय से पहले भंग न की जाए सरकारें। गुवाहाटी हाईकोर्ट के दखल के बाद अरुणाचल में कांग्रेस को फौरी राहत। राज्यपाल जेपी राजखोवा के आदेश पर लगी रोक। मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने दखल के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। आतंकी संगठन आईएस के आर्थिक स्रोतों को रोकने का प्रस्ताव मंजूर। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में आम सहमति से फैसला। मददगारों पर लगेगी पाबंदी।